नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय नियामतपुर, शाहजहाँपुर से एडू स्टफ के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे होंगे। आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ कोई मैसेज करके बता दीजिए। एनी मैसेज? नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा। कृपया कोई मैसेज करके बता दें मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है आप तक। एडू स्टफ के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज इस मंच पर हम पपेट्री के माध्यम से इतिहास विषय के किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाएं, कैसे दिखाएं, बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करें, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी कक्षाएं जितनी भी होती हैं, मैं 5वीं तक लेती हूँ, वो ज़्यादातर पपेट्री पर ही बेस करके लेती हूँ। तो आज जब मैंने यहाँ 7वीं कक्षा का एक इतिहास विषय का टॉपिक चुना, तो उसे भी मैंने पपेट्री के साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया है। पपेट्री के विषय में आप सब लोग जानते ही हैं कि रंग बिरंगी, आकर्षक, चाहे कागज़ की हो कठपुतलियाँ, चाहे कपड़े की हो, उनके टेक्सचर, उनके रंग, उनका आकार प्रकार, रंग रूप हर उम्र के बच्चे को या व्यक्ति को आकर्षित करता ही है। मुझे आज तक आकर्षित करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, जो मेरी क्लास के बच्चे हैं, वो थोड़ा बहुत पपेट्री के माध्यम से ही पढ़ते रहें। तो आज यहाँ पर एडू स्टफ टीम को थैंक्स करते हुए, धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने सारे जितने भी टैलेंटेड टीचर्स हैं, चाहे वो स्टोरी टेलिंग में हो, चाहे वो पपेट्री में हो, चाहे वो किसी और क्षेत्र में हो, वो सबको हर हफ्ते संडे को, हर संडे 5:30 बजे वो मंच प्रदान करते हैं। तो आज इसी कड़ी में उन्होंने मेरे को ये मंच प्रदान किया और मेरा विषय, मेरी विधा जो दी उन्होंने, वो पपेट्री दी। तो आई थिंक अब टाइम हो चला है, 5:30 का टाइम था, नियर अबाउट टाइम हो चुका है। तो मैं अब ये पपेट्री का काम शुरू कर रही हूँ, पपेट्री की क्लास आपकी हिस्ट्री की स्टार्ट कर रही हूँ। तो इतिहास के पन्नों से निकल के आई बात, गौरी का था युद्ध हुआ पृथ्वीराज के साथ। आओ देखें और जाने क्या थी पूरी बात, आओ देखें और जाने क्या थी पूरी बात, युद्ध में आखिर जीत मिली और किसने पाई मात। ये बात है 1191 की। तुर्क शासक मोहम्मद गौरी जब भारत को विजय करने का अब की अभिलाषा लिए भारत की ओर आया, पंजाब, सिंध और मुल्तान तो ये पहले ही विजय कर चुका था, पर फिर भी ये हिंदुस्तान का स्वामी नहीं कहला पा रहा था। वजह थी राजपूत, भारत के सशक्त राजपूत जो कि अपनी वीर गाथाओं, शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध थे। गौरी की मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। राजपूत जिनका प्रिय शौक ही युद्ध करना था, राजपूत जो अपने स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए और मातृभूमि के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। राजपूत जो किसी भी रूप में पराजय को या हार को या आत्मसमर्पण को कोई महत्व नहीं देते थे। चौहान वंश का एक शासक पृथ्वीराज चौहान, जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर भारत की ओर बढ़ रहा है, भारत में भी
अजमेर और दिल्ली की ओर रुख कर रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान ने सारे राजपूत शासकों को इकट्ठा किया और अपनी सेना लेकर वो युद्ध के मैदान में उतर आए। राजपूती सेना अपनी आन बान शान के लिए प्रसिद्ध थी। रण क्षेत्र था थानेश्वर से 14 मील दूर तराइन का इलाका। मोहम्मद गौरी ने भी अपनी सेना युद्ध क्षेत्र में उतार दी और मोहम्मद गौरी ने दाएं, बाएं और मध्य की चालों का सहारा लिया। दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ। दोनों तरफ से प्रहार हुए। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने, कोई किसी से कम नहीं, कोई हार मानने को तैयार नहीं थी। अचानक राजपूती वार मोहम्मद गौरी की भुजा पर हुआ और मोहम्मद गौरी की भुजा से खून निकलने लगा। एक बहुत भयंकर घाव हुआ और खून निकलने लगा। मोहम्मद गौरी की शक्ति क्षीण होने लगी। वो लगभग घोड़े से गिरने को ही था कि तभी तुर्क सैनिक की नजर उस पर पड़ी और उसने फुर्ती दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अपने राजा को युद्ध क्षेत्र में ना देखकर गौरी की सारी सेना में खलबली मच गई, हलचल मच गई और सेना तितर बितर होकर धुन दबाकर भागने लगी। राजपूतों ने 40 मील दूर तक गौरी की सेना का पीछा किया और उसे बाहर खदेड़कर ही दम दिया। गौरी की सेना बिल्कुल वापस नहीं पलटी। कहा जाता है कि इस पराजय को मोहम्मद गौरी ने, इस पराजय और मान को मोहम्मद गौरी ने कभी नहीं भुलाया। पूरे 1 वर्ष तक मोहम्मद गौरी गजनी में अपनी सेना इकट्ठी करता रहा। 1 वर्ष तक मोहम्मद गौरी चैन की नींद नहीं सोया। उसने घुड़सवारों के दस्ते, धनुर्धरों के दस्ते इकट्ठे किए और यहीं से तराइन के दूसरे युद्ध जो कि 1192 में हुआ, इसकी नींव पड़ी। 1192 मोहम्मद गौरी फिर तैयार था एक बार युद्ध के लिए, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी के साथ साधारण सेना नहीं थी, बल्कि श्रेष्ठ घुड़सवार, धनुर्धर, और वो भी पूरे 1,20,000 घुड़सवारों की सेना लेकर मोहम्मद गौरी फिर से तराइन के मैदान में युद्ध क्षेत्र में डट गया। शिविर डाल दिए गए। राजपूतों की सेना भी तैयार थी, लेकिन इस बार कन्नौज के राजा जयचंद और उनके साथियों ने पुरानी दुश्मनी के चलते राजपूतों का साथ नहीं दिया, इस युद्ध में साथ नहीं दिया और बाकी सारे राजपूत राजाओं को इकट्ठा करके ये पृथ्वीराज चौहान वापस युद्ध क्षेत्र में आ गए। निसंदेह राजपूतों की सेना बहुत बड़ी थी। लगभग 3000 हाथी इस सेना में थे और 3 लाख से ऊपर घुड़सवार इस सेना में थे। संख्या में अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन सेना विशाल थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहम्मद गौरी की सेना विशाल नहीं थी, राजपूतों की तुलना में आधी भी नहीं थी। 1,20,000 ही थे केवल सैनिक, लेकिन ये सैनिक गति में, दक्षता में, संगठन में राजपूतों की सेना से कहीं आगे थे, बहुत आगे थे और इन्होंने पूरी फुर्ती के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। सुबह से शाम तक दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। शुरुआत में
राजपूतों का पलड़ा भारी रहा। ऐसा लग रहा था कि राजपूती सेना भारी पड़ रही है। लेकिन बाद में गौरी के सैनिकों ने हाथियों को घेर कर तीर चलाना शुरू कर दिया, जिससे कि राजपूती सेना के हाथी परेशान हो गए और घबराहट में खुद ही अपनी सेना को कुचलने लगे। और शाम होते होते गौरी की सेना के 12,000 श्रेष्ठ सैनिकों ने अचानक आक्रमण करके युद्ध क्षेत्र का पूरा नक्शा ही बदल दिया। राजपूत अचानक हुए इस आक्रमण को संभाल नहीं सके और राजपूती सेना हार गई। इस युद्ध में अधिकांश राजा मारे गए और काफी राजा पकड़े गए। इतिहास में तराइन का दूसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद तुर्की सेना ने अपनी जड़ें भारत में जमा ली थी। गजनी ने खुद तो मोहम्मद गौरी निर्णायक युद्ध, इतिहास में निर्णायक युद्ध कहा जाता है।